तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आपके सीबीएसई एग्जाम में 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से देखना है और याद भी रखना है, इन चीज़ों को समझ लेना अच्छे से। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे राइट साइड में, जो मेरा राइट है और आपका लेफ्ट है, वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिखा हुआ। तो जैसा कि आपको पता है, नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नाम अगर आप ध्यान से नाम को ही सुने तो इक्विपोटेंशियल, ठीक है। बचपन में संधि विच्छेद सीखा था आपने? कुछ नहीं सीखा था ना संधि विच्छेद। क्या करते थे, एक बड़ा सा वर्ड है उसको तोड़ तोड़ के 3-4 वर्ड्स बना लिए और उनके अलग अलग मतलब निकाल लिए। तो वही यहाँ पे होगा इक्वी मतलब बेसिकली हम इसको लेके चलेंगे इक्वल। क्या मान के चलेंगे इसको हम? इक्वल। और पोटेंशियल का मतलब अपने को पता है, तो इक्वल प्लस पोटेंशियल आपका क्या बनाता है? इक्वी पोटेंशियल। सही हो गई बात? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ऐसे कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। डन है क्या बात? वापस बोलता हूँ, ऐसी कोई सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल समान हो, बराबर हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं आया समझ में? हिंदी में तो आएगा नहीं, तुम्हें इंग्लिश देखो। एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट, उस पे लोकेटेड सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा उसका सेम होगा। अगर एक पॉइंट पे 7 वोल्ट है तो दूसरे पॉइंट पे भी 7 वोल्ट होगा, तीसरे पॉइंट पे भी 7 वोल्ट होगा, और जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल है ऑन दैट सरफेस पोटेंशियल विल बी 7 वोल्ट। एक एग्जांपल लिया मैंने 7 वोल्ट का। अब इसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं, बना के देखते हैं। डस्टर कहाँ गया? ये रहा। तो कहाँ गया? ये रहा। इसको मिटा देते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई सरफेस है, लेट से ये रही आपके पास सरफेस, इधर देखो अभी यहाँ राइट साइड में। हाँ, तो ये आपके पास सरफेस है। अब इसका इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए, बी, सी, डी, ई, एंड वी हैव टेकन 5 पॉइंट बेसिकली। अब ऐसे ही मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए, इसका मतलब ये है कि मैं सारे पॉइंट्स ले लिए। पता है ना अपने को, थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो वी ए होगा वो बराबर होगा वी बी के, वी बी बराबर होगा वी सी के, वी सी बराबर होगा वी डी के, वी डी बराबर होगा वी ई। इट मीन्स पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज ऑलवेज इक्वल। सो व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर हो। इतनी ही बात याद रखनी है आपको इक्विपोटेंशियल के बारे में, ठीक है। फिर इसका आपका नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बात समझ में आ गई? डन है बात? व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? एनी सरफेस व्हिच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स लोकेटेड ऑन इट। उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। दैट आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सही है बात? अब अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ो, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट जो हैं अभी वीक हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है काफ़ी ज़्यादा, खासकर इस चैप्टर में। तो मैंने क्या बोला? नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है। तो लेट से मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये रही आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, वी हैव ए एंड वी हैव बी। सो वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी। हम क्या चाहते हैं कि वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड वी वांट टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इट इज ऑब्वियस कि कोई ना कोई वर्क डन चाहिए होगा। सीखा ना हमने, अगर किसी भी पोटेंशियल में मुझे चार्ज मूव करना है तो सो वी रिक्वायर वर्क डन। चलो देखते हैं जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भैया? तो वी बी माइनस वी ए। बोलो हाँ या ना? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं लिख देता हूँ, ये वी ए बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है तो हमें पता है। तो वर्क डन रिक्वायर्ड क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? वी ए बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? क्यू नॉट है। चलो जी,
अब थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बताया उस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने बताया था कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उस पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है। सो VB विल बी इक्वल टू VA। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। VB विल बी इक्वल टू VA। बोलो हाँ या ना? सही है बात। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका भी? तो इसको मैं लिख देता हूँ एक और स्टेप बना के, VB माइनस VA इंटू में Q0 एंड VB माइनस VA कितना हो जाएगा? 0 इंटू में Q0। सो बट यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 0। तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है भाई लोग अपने को? 0 करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, 1 मार्कर बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वापस देख लेते हैं। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज वर्क डन तभी करना पड़ता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड हियर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा? सही है। तो मेरे पास वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हमने प्रूव भी कर दिया। बहुत बार 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप ऐसे प्रूव कर देंगे। समझ में आ रही है क्या बात? सही है, चलो आई होप आगे होगी। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, मतलब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मल का मतलब क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात अपने को ध्यान रखनी है हमेशा। सही है। टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो आपसे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के आप किसी पॉइंट पे भी उठा के देख लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी है। अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो बहुत आसान है समझना। अगर मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी, तो मैंने क्या बोला कि वो कितनी डिग्री पे है? इट इज एट 90 डिग्री। जब मैं यहाँ पे एक सरफेस मानूँ तो ये 90 डिग्री पे, ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही हो गई बात। अब अगर ये 90 डिग्री के अलावा किसी एंगल पे हो, लेट से 60 डिग्री पे हो, कितने पे हो? 60 डिग्री पे हो। तो 60 डिग्री पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, समझ जाना, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री पे हो जाए पोटेंशियल के साथ, तो द एंगल इज 60 डिग्री। तो अब क्या होगा? तो जैसा कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू रिजॉल्व इट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? E cos 60 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? E sin 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना? बोलो। सही हो गई बात। तो अब जैसे ही इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? E cos 60 डिग्री आ गया। अब जैसे ही इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वापस सुनते हैं, जैसे ही इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा, क्या होगा? अब आपको चार्ज मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आप चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। क्या क्लियर है बात? वापस बोल देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा, तो आपको किसी चार्ज को मूव करने के लिए यू विल रिक्वायर वर्क डन। आपको वर्क डन करना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर इज नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपका फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाएगा। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नहीं होगा, किसी और एंगल पे होगा, तो देयर विल बी अ कंपोनेंट पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस which results in work done required to move any test charge from one point to another। समझ गए ना बात को? तो ये वाला केस होगा अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बन जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको साइड में लिख देता हूँ कि काफ़ी है, समझ लोगे, लिख दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो देयर विल बी अ कंपोनेंट पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो क्या कर देगा? वर्क डन करवाना पड़ेगा फिर। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो खराब हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा, सेकंड ऐसे बता दिया आपको, आप याद रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन वीक फील्ड। सही है। तो अपने को पता है कि पहले समझ लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी है क्या। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो पास होती हैं कब? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। सही है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ डिस्टेंस कम होगा,
और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इट मीन्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है, मतलब दे आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ वो क्या है, पास है, डोजर नहीं लिखा है, क्लोजर लिखा है, ठीक है। एंड फार्दर अपार्ट इन वीक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पे क्या है, ये सब एक दूसरे से दूर दूर है। सही बात यहाँ तक, चलो। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली हमारा जो मकसद था जानने का वो ऐसा क्यों होता है। तीसरी प्रॉपर्टी में समझ में आ गई होगी ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पढ़ा है, बट ठहर जा भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -dV/dr। बोलो हाँ या ना, अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले। तो वेयर अगर मैं यहाँ पे dV को कांस्टेंट ले लूँ, इफ dV इज कांस्टेंट, अगर मैं dV को कांस्टेंट ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो dr विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना, इफ दिस इज कांस्टेंट देन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, E is inversely proportional to dr and dr is inversely proportional to electric field. तो dr is inversely proportional to electric field. तो as electric field is increases, the strong field मतलब क्या है? What is the meaning of a strong field? It means electric field increases, so automatically dr will decrease. Automatically आपका क्या होगा, dr क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और weaker electric field में क्या होगा बेटा आपका, तो अगर मेरे पास weak field है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो dr क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और dr कम का मतलब क्या है, इट मीन्स मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या हो जाएंगी, क्लोजर हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। और इस वाले केस में क्या हो जाएंगी, फार्दर अपार्ट, दूर हो जाएंगी। क्या हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो बेसिकली ये रिलेशन यूज करके, जो कि आपके पास रिलेशन है इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, उसको यूज करके हमने इसको डिफाइन कर दिया। थर्ड प्रॉपर्टी हमने समझ ली। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी आती है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक पढ़ा था, जब हमने कहा था कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। याद है आप लोगों को, नहीं याद है मैं आपको बताया। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाट इट मीन्स कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज व्हेन दे आर फ्री टू मूव इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई कहीं पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, लेट्स से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, तो अब इस पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज है हमारा, उसके पास दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ दैट पॉइंट चार्ज, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी एक चीज़ की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। चलो, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मुद्दा। अब यहाँ इक्विपोटेंशियल वाले में हमें क्या लिखना है, तो क्वेश्चन क्या है, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है फोर्थ आपकी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो जी, समझते हैं इस बात को। तो मान लेते मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये रही। चलो ये बना देता हूँ, ये रही मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका है 7 वोल्ट पूरी सरफेस पे, और एक ये रही इसका है पूरी सरफेस पे 8 वोल्ट। अब जिस पॉइंट पे दोनों टकराएंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट होगा 7 वोल्ट होगा। बोलो हाँ ना, उस पॉइंट पे 8 वोल्ट होगा या 7 वोल्ट होगा, तो आंसर उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो जाएंगे। फिर तो क्या ये पॉसिबल है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो आंसर नहीं है। एग्जैक्टली तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस, टू values of potential, and which is not possible for equipotential surfaces। सही हो गई क्या बात ये वाली। ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट, ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, एंड दिस वाज द पॉइंट नंबर 1। तो क्या सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर हमें यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हमें ड्रॉ कैसे करना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू चार्जेस। चार्जेस जो है आपके पास लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं।
तो इस पे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे बेस्ड, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो, मेरे पास सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सिंपल, उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ होंगे। तो एक सिंपल सा रूल समझ लो इनको ड्रॉ करने के लिए, कि किसी एक डिस्टेंस पे जो सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल बनेगी। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, अब ये रहा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सही होगी बात। अब इसके चारों तरफ हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देंगे। हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो डिस्टेंस हर जगह, मतलब आर हमारे पास जो है बराबर है, तो आर अगर बराबर है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इस पॉइंट पे बराबर होगा। फिर से देख देता हूँ मैं एक फॉर्मूला आपका, E = -dv/dr था। तो अगर आर मेरे पास पॉइंट आर जो है वो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए आर अगर मेरे पास बराबर है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही बराबर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरी अगर आपको बनानी है तो एक और बना दीजिए, सेम डिस्टेंस पे सर्कल बना दीजिए, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी आप बना सकते हैं सर्कल। तो दे आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब सेम डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है मैंने डायग्राम जो है गोल मेरा ना बना हो, बट आप समझ सकते हो। तो ये जैसे सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, और ये सरफेस हो गई, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सब अलग अलग अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई। अब एक जो क्वेश्चन बहुत फेमस है वो ये है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने को क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसे है, तो ऐसे होता है, मतलब ये सिंपल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमेशा आपको एक पॉइंट याद रखना, ये जो चीज़ है, डायग्राम हमेशा आपको याद रखना है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको वही बना देना है। तो मैं वापस बना देता हूँ एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले 3 सरफेस बना दो और इसमें से जाते हुए आप लाइंस बना दो। ड्रॉ कर दो, जो भी आप बोलते हैं उसको। ये इरेज कर देते हैं क्योंकि ड्राइंग में अच्छा लगेगा, नहीं तो ड्राइंग हमारी खूबसूरत सी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इस पॉइंट पे मैंने एक प्लेन बना दिया, तो दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज उस पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल है। वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी, तो वहाँ से मैंने एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दी, एंड दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन तो आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ गई। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारी जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसमें से मैंने एक प्लेन ऐसे करके डाल दी करके प्लेन। प्लेन जो है दिखाना ऐसे पॉसिबल नहीं, तो थोड़ा सा मैंने टिल्ड करके आपको दिखाया है। समझ पा रहे हो बात को। तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक प्लेन डाल दिया है, उस पूरी प्लेन में जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस मतलब डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो इसमें इस पॉइंट में ये जो प्लेन होगी, जैसे अगर सामने से आ रही है तो ऐसा कुछ, बस इलेक्ट्रिक फील्ड सामने से आ रही है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेन, इस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें आता है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको खुद करना है ट्राई, आसान सा है।
वो ये है कि होमवर्क में लिख लीजिए इसको और बना भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। होमवर्क क्या है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं EPS लिख दूंगा, ठीक है, अब याद आ रहा है मुझे। तो ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल एंड सेकंड ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो आपको अपनी तरह थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ी रिसर्च करनी है एंड आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है सबसे पहले एक डाइपोल के लिए, और फिर आपको ड्रॉ करनी है 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ठीक है, तो इतना ही आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।